अब आखिरी आता है 7वां, जिसे हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। अब EIA यानी जिसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मूल्यांकन, EIA का जो मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा परियोजना संप्रभावों को विषयपरक रूप में मूल्यांकित किया जा सकता है। EIA मूल्यांकन प्राथमिकतः जिम्मेदार सार्वजनिक अथवा निजी सेक्टर जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। जब भी लागू करने वाली एजेंसियों का दावा होता है कि प्रशमन उपाय अपनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ EIA मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि ऐसे उपाय EIA रिपोर्ट की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। इसलिए जो अनुप्रेक्षण है और जिसे मूल्यांकन कर सकते हैं, EI रिपोर्ट की दो परस्पर पूरक प्रक्रियाएं हैं। EIA जो अनुप्रेक्षण है जिसे मॉनिटरिंग कहते हैं, से जो भी नियमित आधार पर जानकारी मिलती है वही असली सहायता कुंजी है, जिसके आधार पर नियमित पुनरावलोकन बैठकों में मुख्य निर्णय लिए जाते हैं। EIA मूल्यांकन की जो भूमिका है, EIA को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में सहायता देता है और उन सभी निर्धारकों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अब एक विशेष परिघटना की बात की जाती है कि जिसमें उदाहरण से हम लोग EIA को समझते हैं कि EIA कैसे है और क्या है। तो इसमें एक घटना हुई कि मेट्रो की फ्लड जो लाइट्स होते हैं, लाइटों से पक्षियों की जो नींद है वो प्रभावित हो रही थी। यानी अब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो एक उदाहरण है और इस पे EIA रिपोर्ट दिया गया कि जो मेट्रो की जो फ्लड लाइट होती है उससे पक्षियों की नींद को प्रभावित उससे जो पक्षियों की नींद है वो प्रभावित होता है। तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया जुलाई 8, 2002 को ये रिपोर्ट छपी थी। महत्वाकांक्षी मेट्रो रेल जो प्रोजेक्ट है उसके कारण अनाशंकित रूप में पक्षियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उस रिपोर्ट में ये चीज़ छापा गया कि महत्वाकांक्षी जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कारण जो अनाशंकित रूप में जो पक्षी हैं उन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। निर्माण स्थानों पर रात भर लगातार तेज भड़कीली रोशनियों से पक्षीगण बेचैन और हक्के बक्के पाए गए हैं। पक्षी प्रेमियों ने यह आशंका व्यक्त की कि पक्षियों के रात्रि व्यवहार में आए इस परिवर्तन से उनका प्रजनन प्रतिरूप से प्रभावित हो सकता है। कार्यस्थलों पर दर्जनों यानी 400 वाट के बल्बों से लगभग दिन समान परिस्थिति बन गई है, जिससे पक्षी भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके आराम करने का समय अभी दूर है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रिपोर्ट में मुख्य चीज़ कहा गया कि जो कार्यस्थल पर हैं वहाँ पे दर्जनों 400 वाट के जो बल्ब हैं वो लगाए गए हैं और लगभग जो वहाँ की जो रात है, रात में भी दिन की तरह वहाँ पर रोशनी रहती है, जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें
जिससे पक्षी भ्रमित रहते हैं कि जो उन्हें आराम करने का समय मिलता है वो अभी नहीं आया है, यानी रात का समय नहीं आया है और अभी वो दूर है। ऐसे स्थानों पर आधी रात को भी पक्षियों को पंख फड़फड़ाते और इधर उधर भटकते सहज ही देखा जा सकता है। उनकी मुसीबतें बस इतनी ही नहीं थी, उनके जो अड्डे थे वृक्षों को या तो काट डाला गया या फिर उन्हें उखाड़कर कहीं अन्य स्थानों पर रोपित कर दिया गया ताकि रेल का रास्ता बनाया जा सके। ये जो समस्याएं हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि EIA रिपोर्ट में कैसे उसको इन्वॉल्व किया गया। फिर एक पक्षी होती है मैना। तो मैना जैसी छोटे जो पक्षी हैं वो शायद नए स्थान ढूंढकर वहाँ घोंसला बनाकर इस मुसीबत का सामना कर लें, लेकिन जो बड़े पक्षी होते हैं जैसे उकाबो, गिद्ध, उन पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। यह कहना था उत्तर भारत पक्षी नेटवर्क के सेक्रेटरी श्री निखिल कुमार देवारस का, जो उन्होंने UNI से कहा था, यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया जुलाई 8, 2002 को ये रिपोर्ट छपी थी, उससे इन्होंने कहा था। ये एक उत्तर भारत के पक्षी नेटवर्क के सेक्रेटरी थे श्री निखिल कुमार। तो उकाब और गिद्ध जो कि बड़े पक्षी होते हैं अपने घोंसले ऊंचे वृक्षों पर बनाते हैं और अधिकतर घने वृक्षों का सफाया हो जाने के कारण उन्हें इस बार की ऋतु में प्रजनन कर पाना कठिन हो गया। उनका यह कहना था कि अगले साल की ऋतु में फिर से सामान्य स्थिति आ जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर पक्षी प्रेमी दिल्ली सरकार से विचार विमर्श करते रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के बाहरी क्षेत्र में, जिसे नजफगढ़ कहा जाता है, में एक पक्षी अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा। अब यहाँ पे EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शुरू हुआ कि जो वहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, उस मेट्रो प्रोजेक्ट से वहाँ पे जो भी पशु पक्षी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था, वहाँ पे जल पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, वहाँ के हवा पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, इन सभी चीज़ों पे और मिनिमम जिसे हम लोग कहते हैं कि ये जो है प्रशमन उपाय है, तो कम से कम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग करके जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जो भी क्षति हो रहा है पर्यावरण को, उसको कम कैसे किया जा सकता है। उसमें क्षतिपूर्ति की उपाय हो सकते हैं, सुधारवादी उपाय हो सकते हैं, रोकथाम उपाय हो सकते हैं, तो तमाम प्रकार के उपाय करके तो फिर इस EIA रिपोर्ट के बाद यानी कहीं ना कहीं फिर ये समस्या उत्पन्न हुई होगी, सरकार के संज्ञान में गया होगा। तो ये एक सवाल उठा होगा कि अब क्या किया जाए। तो EIA रिपोर्ट के माध्यम से सरकार देखी होगी कि समस्या बहुत गंभीर है, अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो जो पक्षियां हैं वास्तव में उनके लिए एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगी, उनकी जो संख्या है वो खत्म हो जाएंगी, कल ये प्राणी विलुप्तप्राय हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए EIA रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली सरकार ने कदम उठाया। तो दिल्ली सरकार ने राजधानी के जो बाहर नजफगढ़ होता है वहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवा सर ने कहा कि इस विषय में अभी भी अच्छे पक्षी विशेषज्ञों से राय लेना बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण है, जमीन तो पहले से ही मौजूद है, मगर हमें जानना होगा कि इस योजना के लिए कितना धन नियत, यानी अब बात पैसे की आ गई कि अभ्यारण्य तो बनाया जा सकता है लेकिन और इस पे अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। जो पर्यावरण पक्षी विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, और इसमें कितना खर्च आएगा इसको भी देखना आवश्यक है। मेट्रो रेल के जो अधिकारी थे वो यथार्थ में ही समस्या से अवगत थे। मेट्रो परियोजना के मुख्य प्रबंधक श्री मांगू सिंह ने यह स्वीकार किया था कि ये बिल्कुल संभव है कि आरंभिक सर्वेक्षणों में इस पहलू पर सोचा ही न गया हो। यानी मेट्रो के जो प्रबंधक थे उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि जब हम EIA रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हमने इस चीज़ को छोड़ दिया कि जो वहाँ पक्षियाँ रह रही हैं उनके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और क्या समस्या आ सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और फिर उन्होंने UNI यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया जुलाई 8, 2002 को ये बताया कि इस बात की ओर हम देखेंगे, अनावश्यक रोशनियों को बुझाया जा सकता है अथवा उन्हें मोड़कर केवल कार्यस्थल की ओर किया जाएगा ताकि खुले आकाश में प्रकाश न फैले। DMRC यानी
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उसके मुख्य जो जनसंपर्क अधिकारी थे श्री अनुज दयाल, उन्होंने कहा था कि कार्य आरंभ करने से पूर्व पर्यावरण संप्रभाव मूल्यांकन किया गया था, यानी EIA रिपोर्ट की गई थी। ऐसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कार्य आरंभ करने से पहले एक EIA रिपोर्ट तैयार किया गया था तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति ले ली गई थी। केवल उन्हीं पेड़ों को काटा गया जो ठीक रास्ते के बीच में ही आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तो काटना नियत किए गए लगभग 25 वृक्षों को बचाने हेतु नियत किए गए पथ योजना में भी फेरबदल तक की। इसके अलावा करीब 1200 वृक्षों को प्रत्यारोपित भी किया गया है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी। यानी ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना बताती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब चलता है तो उसमें किस प्रकार से हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो पशु पक्षी हैं उनके ऊपर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है और उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे होगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि EIA रिपोर्ट क्या होता है। उसमें हम लोगों ने ये समझा कि जो हमारा पर्यावरण संप्रभाव है, यानी जिसमें EIA का अध्ययन कैसे करते हैं, EIA की जो कार्यविधि है उस कार्यविधि में कैसे हो सकता है, जैसे कि साहित्यिक शोध करते हैं, क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, संप्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा जो हमारा जो कार्य विधि है उसमें जो तकनीक है उसमें पहला कि भूमि उपयोग कैसा है, जल उपयोग जब कर रहे हैं तो उस पर क्या प्रभाव है, समाज और शास्त्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा क्या रोल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल शास्त्र, जल गुणवत्ता, मौसम विज्ञान और इस प्रकार से। तो हम लोगों ने ये समझा। फिर ये समझा कि जो EIA की जो कार्यविधि है वो 7 भागों में बटी हुई है। जैसे पहले हम लोग आधार रेखा जो दशाएं हैं उसको बेस लाइन जिसे कह सकते हैं, तो पहले हम लोग उसको समझेंगे, बेस लाइन कंडीशन को, कि वास्तव में ग्राउंड पे क्या है, कैसी कंडीशंस वहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें हम लोग इस्तेमाल की जाने वाली जो कार्यप्रणाली है उसकी हम लोग उसको देखते हैं। पृष्ठभूमि की सूचना इकट्ठा करते हैं, विशिष्ट जो EIA मार्गदर्शन है उसको तय करते हैं, अध्ययन पूरा करने के लिए जो समय सीमा है उसको तय करते हैं। ये सब सारी चीज़ें ये बजट की चीज़ें हैं, ये स्कोपिंग की चीज़ें हैं। ये स्कोपिंग के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि स्कोपिंग में पृष्ठभूमि सूचना इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली सब चीज़ों को देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जो बजट रेखा, आधार रेखा जो दशाएं होती हैं, बेसलाइन कंडीशन, उसमें साहित्य शोध होता है, क्षेत्र अध्ययन होता है, संप्रभाव मूल्यांकन होता है, भूमि उपयोग होता है, जल उपयोग होता है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने व्याप्ति की बात की, स्कोपिंग में पृष्ठभूमि सूचना क्या है, इस्तेमाल की जाने वाली जो कार्यप्रणाली है वो कैसी है, कार्य जो विशिष्ट EIA मार्गदर्शन है वो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, अध्ययन पूरा करने के लिए समय सीमा कितना होना चाहिए, बजट कितना होना चाहिए, EIA रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए, उचित जानकारी कहाँ से मिलेगी, हमें संदर्भ सूची कहाँ से मिलेगी, मानचित्र, फोटोग्राफ, चित्र, सारणी, चार्ट, रेखा, ये सब जो चीज़ें हैं इसकी उसमें आवश्यकता पड़ती है, तो इनको भी हमें उसमें जोड़ना होता है। फिर हम लोग बात किए कि जो हमारा प्रशमन उपाय है उस पर क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने बताया कि सुधारवादी उपाय हो सकते हैं, प्रिकॉशंस हो सकते हैं, सावधानी हो सकती हैं, या पहले से हम लोगों को बता दें, एजुकेटेड कर दें। फिर EIA रिपोर्ट के प्रारूप का जो पुनर्विलोकन है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, संप्रभाव संप्रेक्षण जिसे कहते हैं उसको कैसे हो सकता है, और लास्ट में मूल्यांकन को देखें। और फिर एक केस स्टडी को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि जो केस स्टडी में है, जिसमें दिल्ली मेट्रो की बात कही गई, कि उसमें क्या हुआ और कैसे वहाँ पे EIA रिपोर्ट के बावजूद वहाँ पे पक्षियों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, जिससे पर्यावरणविदों ने एक एप्लीकेशन दिया और उसमें बताया कि किस तरीके से जो ये पक्षियाँ हैं उनको प्रभावित किया जा रहा है, कैसे उनके लाइफ को खतरा है, उनको कैसे वो विचलित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों को, EIA रिपोर्ट की जो मुख्य बातें उसमें कार्यकारिणी रिपोर्ट है, परियोजना वर्णन है, आधार रेखा सूचना है, पर्यावरणीय संप्रभाव का पहचान है, इस प्रकार से हम लोगों ने उसको समझा। और फिर ये समझा कि जो भी हमारा मूल्यांकन है वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है,
संप्रभाव की जो भी पूर्व घोषणा होती है, यानी पहले उसको उसकी मात्रा क्या है, संप्रभाव प्रसार कैसे है, संप्रभाव की जो अवधि है वो क्या है, संप्रभाव क्रम विन्यास विधि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया। तो इस लेक्चर से हम लोग समझ गए कि किसी भी परियोजना के लिए EIE रिपोर्ट, पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार किस प्रकार से किया जाता है और उसके क्या लाभ हैं और कैसे हम पर्यावरण को बहुत क्षति होने से बचा सकते हैं।